So this is the another reading in Indian economics, Law in Labor Surplus Economy. This is given by Tirthankar Roy and A. Swamy. देखिए उन्होंने यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी है कि इंडियन लेबर मार्केट में भी एक तरह का पैराडॉक्स है। क्यों कह रहे हैं कि वो पैराडॉक्स है? दो तरह के लेबर्स हैं, एक प्रोटेक्टेड वर्कर्स हैं और एक बॉन्डेड लेबर है। बॉन्डेड लेबर आप जानते हैं ना, जैसे एक लेबर है, उसको पता नहीं कितने साल तक प्रताड़ित किया जाता है कि उसने कभी शायद लोन ले लिया होगा, कोई डेट ले लिया होगा, और उसके एवज में अब उसको बहुत साल, नहीं सिर्फ उसको, उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी काम करना है। सो दैट इज अ बॉन्डेड लेबर। और एक प्रोटेक्टेड वर्कर्स है। प्रोटेक्टेड वर्कर्स कौन से हो सकते हैं? जो कि ऑफिसेज में काम करते हैं, उनके पास उनके राइट्स हैं, उनके लिए लॉज हैं, वो प्रोटेक्टेड वर्कर्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देयर इज एक, इन दोनों का एक साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस है। एक तरफ एक तरीके का लेबर है जिसके पास कोई राइट्स नहीं है, कोई भी राइट्स नहीं है, और दूसरी तरफ दूसरे तरीके के वर्कर्स हैं जिनके पास बहुत राइट्स हैं, उनके लिए लॉज हैं। तो ये एक साइमल्टेनियस अकरेंस जो है ना, इनकी साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस, ये एक सीमिंग कॉन्ट्रडिक्शन को बताती है। क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? कि अगर देखा जाए ध्यान से तो ये दोनों ही पूरे के पूरे वर्कफोर्स का बहुत छोटा परसेंटेज है। एक तो प्रोटेक्टेड वर्कर्स हैं जो कि फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, एक ही बॉन्डेड लेबर्स है। लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट बीच में है जो कि अनप्रोटेक्टेड भी है ना, बॉन्डेड लेबर जैसा अनफ्री भी नहीं है, लेकिन प्रोटेक्टेड वर्कर्स जैसा फ्री भी नहीं है, प्रोटेक्टेड वर्कर्स जैसी प्रोटेक्शन भी नहीं है उसके पास, राइट? सो ये एक सीमिंग कॉन्ट्रडिक्शन है। सो ये दोनों के दोनों ग्रुप्स, बॉन्डेड लेबर भी और प्रोटेक्टेड वर्कर्स भी, दे आर अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। सो व्हेन यू टॉक अबाउट टोटल वर्कफोर्स, you have unprotected workers, which I have just given you an example. For example, those who are working in the informal sector. You have bonded labor and protected labor, right? अब टोटल वर्कफोर्स में अनऑर्गेनाइज्ड लेबर भी है, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, राइट? सो जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि क्या ये लेबर जो है, एक तो इसको वेजेस कम मिलती हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, इनको अनएम्प्लॉयमेंट भी रहता है इनके पास, मतलब इस केस में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर के केस में हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी, इनके पास कोई बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोअर्स्ड है बॉन्डेड लेबर जैसे, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। सो दे आर समवेयर इन बिटवीन, बट they consist of the large chunk of the labor force. फिर अगर ध्यान दें तो ये सारी की सारी सेगमेंट्स किस तरीके से इवॉल्व हुई हैं रिफॉर्म्स के बाद। जो रिफॉर्म्स हुए 1991 के, उनका असर ऑर्गेनाइज्ड पे, मतलब प्रोटेक्टेड पे, अनऑर्गेनाइज्ड पे, मतलब अनप्रोटेक्टेड पे, बॉन्डेड पे किस तरीके से पड़ा, तो ये कैसे इवॉल्व हुई। ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप देखा जाए तो जो फॉर्मल सेक्टर था उसकी प्रोटेक्शंस को थोड़ा सा डिल्यूट करा गया, राइट? जो लेबर लॉज थे उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी बनाया गया है। और दूसरे केस के अंदर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें उनको, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पहले कोई बात नहीं कर रहा था, तो इस सेक्टर को एक पॉलिटिकल माइलेज भी मिला। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने इस सेक्टर के बारे में काम करना स्टार्ट करा, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स। उनके लिए बहुत सारी स्कीम भी लाई गई, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये स्कीम्स लाई गई उनके लिए। लेकिन अब यहां पे ये हुआ ये जो शिफ्ट हुआ, पहले जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर फोकस था, अब वो उठ के जो पॉलिटिकल पार्टीज का शिफ्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे चला गया। इस शिफ्ट ने एक मल्टीपल लीगल सिस्टम्स क्रिएट कर दिए एक ही इकोनॉमी के अंदर।
एक ही इकोनॉमी में मल्टीपल लीगल सिस्टम्स क्रिएट हुए और इनकी वजह से कंफ्यूजन हुई, इनएफिशिएंसी हुई। इन लॉज की वजह से, एक तरह के लॉज थे क्योंकि जो प्रोटेक्टेड सेक्टर था, प्रोटेक्टेड वर्कर्स थे, उनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए थी, तो जी जॉब सिक्योरिटी वाले लॉज हुए, एक तरह के लॉज, लेबर लॉज वहां पे थे। जो दूसरा सेक्टर था, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, उसको कुछ और लॉज भी मिले, जैसे कि उनको बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स का फायदा दिलाने वाले लॉज थे, उनको बेसिक इनकम गारंटी वाले लॉज थे, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए थे। अब ये अलग अलग लॉज हैं फॉर वर्कर्स। आप किस तरह के वर्कर्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का लॉ आप पे लगेगा। तो दिस शिफ्ट हैज आल्सो क्रिएटेड इनएफिशिएंसी। अब एक ही तरह के लॉज नहीं, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉज आल्सो। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि देखने की बात यह है कि आखिर ये इंडियन मार्केट इस तरह से इवॉल्व ही क्यों हुआ? व्हाई एग्जैक्टली इंडियन मार्केट हैज इवॉल्व दिस वे? तो इसको देखने के लिए हमारे को यह देखने की जरूरत है कि हमारे को अपनी कॉलोनियल हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और उधर से देखना पड़ेगा कि कुछ तो वहां हुआ होगा which has led to this kind of evolution of Indian labor market. जो ब्रिटिशर्स थे उनको सिर्फ इस बात से मतलब था कि उनको लैंड रेवेन्यू मिलना चाहिए, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि जो लेबर है उसका कुछ बड़ा फायदा हो जाए या लेबर को कोई प्रोटेक्शन मिले ना, उनको लैंड रेवेन्यू चाहिए था। तो जो जमींदार थे और जो मिडिलमैन थे, वो क्या करते थे कि वो इन लेबरर्स को और ज्यादा कोर्स करते थे कि आप ज्यादा काम करो, बिकॉज उस ज्यादा काम से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा और वो टैक्स रेवेन्यू दे पाएंगे, वो लैंड रेवेन्यू दे पाएंगे गवर्नमेंट को। सो इट हैज इट्स रूट्स देयर। जैसे कि और इन्होंने भी कोई ब्रिटिशर्स ने कोई वर्कमैन के लिए एज सच कोई काम एज सच नहीं करा। उन्होंने एक एग्जांपल दिया ऑथर्स ने, वर्क्समैन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1859। अगर आप जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आपने उस तरह से काम नहीं करा तो क्रिमिनल लायबिलिटी बनती थी। तो दिस इज कंप्लीटली अगेंस्ट वर्कर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कॉलोनियल लॉज तो एंड हो गए ओवर द टाइम, ब्रिटिशर्स चले गए, बट जिस तरह की कोअर्शन लेबर मार्केट में है, जो फोर्स्ड लेबर प्रैक्टिसेस हैं, वो तो अभी भी रही। ऐसा तो नहीं है कि वो चली गई, नहीं। सो इंडिपेंडेंट हो गया कंट्री, तो इंडिपेंडेंट इंडिया ने क्या करा? इस कोअर्शन को मिटाने के लिए, इस फोर्स्ड लेबर को मिटाने के लिए इंडिपेंडेंट इंडिया ने क्या करा? आर्टिकल 23 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो भी फोर्स्ड लेबर है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो नहीं हो सकता, राइट? फिर एक एक्ट पास हुआ, बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट 1976। अब मेनली इस एक्ट ने ये करा कि अगर ये पता लगता है कि कोई बॉन्डेड लेबर है, अब ये भी देखिए 1976 में पास हुआ है, 47 में देश आजाद हुआ, तब तक सबको पता होगा ना कि बॉन्डेड लेबर जैसे करके कुछ होता है। एंड देन ऑल्सो इट वाज पास्ड इन 1976 आफ्टर सो मेनी इयर्स। लेकिन इस एक्ट ने ये कहा कि अब से बॉन्डेड लेबर खत्म, कोई भी डेट वेट थी कोई मतलब नहीं, सबके सब फ्री, खत्म। और उनके रिहैबिलिटेशन पे, जो वर्कर्स फ्री हो गए उनके रिहैबिलिटेशन पे काम करा, एटलीस्ट इन लॉ, राइट। लेकिन प्रॉब्लम इस एक्ट के साथ ये आती है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत प्रॉब्लमैटिक थी। आप कैसे कोअर्शन प्रूव करेंगे? सबसे पहले तो जो इतने साल से अनफ्री है, जो इतने साल से बॉन्डेड है, उसके पास कोई हिम्मत होती है कि वो अपने जमींदार के अगेंस्ट चला जाए या अपने मालिक के अगेंस्ट चला जाए? और जो आदमी इनसे कोअर्शन करवा भी रहा है, कोअर्स लेबर करवा भी रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है,
तो आप प्रूव कैसे करते हो कोercion है? ये बहुत मुश्किल था। दूसरा ये आप इनको फ्री कर भी दें, लॉ ने कह दिया जी ये फ्री है, आप इनको फ्री कर भी देते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम आती है कि इनके पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं होता, तो फिर से उन्हीं के पास जाते हैं वापस। ये प्रॉब्लम्स आई, मतलब ये डॉक्यूमेंटेड है कि दीज प्रॉब्लम्स केम। अब वो डेफिनेटली अलग बात है कि इन प्रॉब्लम्स को भी हटाने के लिए काम करा गया, लेकिन ये जो फ्री लगते हैं ऑन द फेस ऑफ इट, वो एक्चुअली इतने फ्री थे नहीं। इस लॉ होने के बाद भी दे वर नॉट दैट फ्री। एक जो सबसे फेमस केस आया, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस ने उजागर करा और ज्यादा कि बॉन्डेड लेबर के राइट्स को और उनकी प्रॉब्लम्स को उजागर करने की कोशिश करें। हम इस रीडिंग पे और डिटेल में बात करेंगे आगे की क्लासेस में। सो आई होप इट वाज यूजफुल टू यू।